कहानी की शुरुआत होती है एक आलीशान महल के आंगन से। वहां कुछ नौकर आपस में खुसफुस कर रहे हैं और उनके चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती है। एक नौकर फुसफुसाते हुए कहता है, क्या तुमने थोड़ी देर पहले देखा जब छोटे मालिक ने मुझे देखकर स्माइल किया? दूसरा बोलता है, हाँ भाई, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, और सुना है कि वो आजकल पागलों की तरह ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। नौकर हैरान इसलिए हैं क्योंकि उनका यंग मास्टर आमतौर पर बेहद आलसी और लापरवाही में था। तो फिर अचानक ये बदलाव क्यों? तभी स्क्रीन पर हमें वही यंग मास्टर दिखता है जो पसीने से तरबतर होकर पूरी ताकत से तलवार चला रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद है। ये है हमारा मेन कैरेक्टर एरन स्टीलगार्ड। उम्र 16 साल। वो मन ही मन कसम खाता है, इस जिंदगी में मैं उस दर्दनाक इतिहास को दोबारा दोहराने नहीं दूंगा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। बूम। कहानी सीधे फ्लैशबैक में जाती है जब एरुन 33 साल का था। वो खून से लथपथ, टूटा हुआ और जमीन पर तड़पता हुआ दिखता है। वो हमें बताता है कि पिछली जिंदगी में उसकी मौत इसी उम्र में हुई थी। दोस्तों, एरुन पर अपनी फैमिली का बहुत बड़ा दबाव था। उसका जन्म नवैरो साम्राज्य के सबसे महान स्टीलगार्ड परिवार में हुआ था। उसके दादा लेजिकन स्टीलगार्ड एक माइथिकल रैंक नाइट थे जिन्होंने पूरे साम्राज्य को बचाया था। उसके पिता लेवादान स्टीलगार्ड एक हीरोइक रैंक नाइट थे। लेकिन हमारा एरन, वो सिर्फ एक मामूली थर्ड क्लास नाइट था। वो कहते हैं ना कि शेरों के घर में कभी कभी गीदड़ भी पैदा हो जाता है। एरन के साथ भी यही हुआ था। अपनी कमजोरियों की वजह से जब वो इस साम्राज्य का लॉर्ड बना तो सिर्फ 3 साल के अंदर उसने अपना सब कुछ खो दिया। लोग उसे अपने खानदान के नाम पर कलंक कहने लगे। और सबसे बुरी बात, एरन खुद मानता है कि यह सच था। अपनी फैमिली को वापस उठाने के चक्कर में वो एक बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो गया और अपनी सारी दौलत गंवा बैठा। जख्म पर नमक छिड़कने के लिए उसके बचपन के दुश्मन कुंट्स ने उसे मारने के लिए एक खूंखार हत्यारा भेज दिया। एरुन मरती हुई हालत में जमीन पर पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा है। वो हत्यारा एरुन के सामान को खंगालते हुए एक कोरी खाली किताब निकालता है। एरुन दर्द से चिल्लाता है, उसे हाथ मत लगाओ। दरअसल वो किताब कोई मामूली कागज नहीं बल्कि उसके परिवार का सबसे बड़ा खजाना है, द डायमेंशनल ट्रांजैक्शन। इससे आप दूसरी दुनिया के लोगों के साथ चीज़ों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। एरन रोते हुए कहता है कि अगर वो बेवकूफ़ों की तरह लूटा ना गया होता तो इस किताब से अपने परिवार को फिर से अमीर बना देता। वो हत्यारा उसकी बेवकूफ़ी पर हंसता है। लेकिन तभी एरन की नज़र एक और चीज़ पर पड़ती है, बुकमार्क ऑफ विशेष। उसे बताया गया था कि ये एक ऐसा जादुई आइटम है जो जिंदगी में एक इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन एरन को लगा कि ये भी एक फेक प्रोडक्ट था। अचानक वो हत्यारा एरन के सामने एक हीलिंग पोशन फेंक देता है। एरन चौंक जाता है, ये मुझे बचा के रहा है। तभी वो हत्यारा अपने हुड के पीछे से एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मेरे क्लाइंट कुंट्स ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलूं। ये पोशन उसका तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। भाई साहब, क्रूरता का लेवल देख रहे हो? कुंट्स सिर्फ उसकी जमीन नहीं चाहता था, वो एरुन की आत्मा को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। एरुन गुस्से में अपने दांत भींच लेता है और चिल्लाता है, तुमने मेरी दौलत छीन ली, मेरा साम्राज्य छीन लिया, और अब तुम तड़पा कर मेरी जान भी लेना चाहते हो? अपनी मौत को सामने देखकर एरुन की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। काश, काश मैं इतना बेवकूफ़ न होता। काश मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका मिल पाता। काश मैं वक्त को पीछे मोड़ पाता। और गैस करो क्या होता है? वो आइटम जिसे एरुन स्कैम समझ रहा था, वो असली था। अचानक वो बुकमार्क ऑफ विशेष हवा में चमकने लगता है और सामने सिस्टम स्क्रीन्स आ जाती हैं। सिस्टम कहता है, मरने वाले व्यक्ति का गहरा आत्मनिरीक्षण और खुद को सुधारने की अटूट इच्छा, सभी शर्तें पूरी होती हैं। आपकी इच्छा पूरी की जा रही है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि एरन दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है, जिससे सिस्टम में एरर आ जाता है क्योंकि वो अपनी इच्छा मुंह से बोल नहीं पाता। तो सिस्टम क्या करता है? वो एरन की आत्मा को स्कैन करता है और उसे एरन के अंदर 3 बहुत गहरी इच्छाएं दिखती हैं। सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी पूरी करे, और आखिर में कहता है, हटो यार, हम तीनों की तीनों इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। भाई, इसे कहते हैं असली लॉटरी लगना। हड़कंप। एरन अचानक एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर उठ बैठता है। वो चारों तरफ देखता है, कोई खून नहीं, कोई हत्यारा नहीं, बल्कि सुबह की ताज़ा धूप और उसका पुराना कमरा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आवाज़ आती है, यंग मास्टर, मैं एजेल हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एरुन हैरान रह जाता है। एजेल उसका वो वफादार नौकर था जिसने तब भी उसका साथ में छोड़ा था जब पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। एरुन घबराकर पूछता है, एजेल, मेरी उम्र अभी क्या है? एजेल उसे ऐसे देखता है जैसे वो पागल हो गया हो। छोटे मालिक, आप 16 साल के हैं। ओ माय गॉड, यानी जादू काम कर गया। वो सच में 17 साल पीछे अतीत में आ चुका है। एजेल बताता है कि नाइट्स के कैप्टन बहुत गुस्से में हैं क्योंकि एरन ने कल की ट्रेनिंग बंक कर दी थी। पुरानी जिंदगी में एरन कोई ना कोई बहाना बना देता, लेकिन ये नया एरन है बॉस। वो पूरे स्वैग और रुतबे के साथ खड़ा होता है। वो अपनी तलवार उठाता है। भले ही टाइम ट्रैवल की वजह से उसकी पुरानी बॉडी की मसल्स चली गई हैं, अपने परिवार की बर्बादी का कारण बना था,
वो अब मर चुका है। अब सिर्फ वो एरन स्टील गार्ड जिंदा है, जो अपना पूरा जीवन इस भविष्य को बदलने में लगा देगा। और एक किलर स्माइल के साथ हमारा हीरो इतिहास को बदलने के लिए कदम आगे बढ़ा देता है। एरन ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचता है और वहां के जाबाज नाइट्स को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है, तो स्टील गार्ड परिवार का गौरव, ये नाइट्स अभी भी यहाँ मौजूद हैं। वो गिनने की कोशिश करता है कि यहाँ लगभग 40 नाइट्स हैं। वो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके पछताता है, मैंने पिछले जन्म में कभी इनकी कद्र नहीं की थी। मैं इन्हें सिर्फ पसीने से तरबतर बूढ़े इंसान समझता था। तभी वहाँ नाइट्स के कैप्टन हाफिल आते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, आखिरकार आप आ ही गए। एरन तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहता है, कैप्टन आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कैप्टन मन ही मन सोचते हैं, थोड़ी देर, हमेशा की तरह इसका रवैया अभी भी वही है। फिर वो गुस्से में कहते हैं, चूंकि आपने कल की ट्रेनिंग मिस की थी, इसलिए आज आपकी सज़ा दोगुनी होगी। ग्राउंड के 50 चक्कर, 1000 बार तलवार घुमाना और 1000 बार तलवार से वार करना, समझे? इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन एरन तुरंत बोल पड़ता है, ठीक है, मैं इसे करूंगा। कैप्टन एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। हूँ क्या? एरन कहता है, तो क्या मैं अभी से शुरुआत करूं? कैप्टन हैरान होकर सोचते हैं, मुझे लगा था ये फिर से ट्रेनिंग बंक करने का कोई बहाना बनाएगा, आज ऐसे क्या हो गया है? एरन पूरी ताकत से भागने लगता है और खुद से कहता है, वो मैं जो भविष्य के लिए सब कुछ टाल देता था, वो अब नहीं रहा। सब कुछ 17 साल पहले जैसा ही है और अब सब कुछ सिर्फ मेरे हाथों में है। चूंकि मैं भविष्य जानता हूं, मैं अपनी स्किल्स को बढ़ाता रहूंगा। एरन हांफते हुए गिनता है, 401, 402। कैप्टन दूर खड़े होकर मुस्कुराते हैं, ओह, ये तो काफी सीरियस होकर प्रैक्टिस कर रहा है। एरन मन में ठान लेता है, मैं आने वाली हर त्रासदी को रोक कर रहूंगा और अपने परिवार के नाम की रक्षा। 999, 1000, और एरन बुरी तरह थककर जमीन पर ढेर हो जाता है। वो सोचता है, ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैंने अपनी ट्रेनिंग सच में पूरी की है। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। अपनी कमियों और आने वाले भविष्य को देखते हुए मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगा। मुझे सबसे पहले अपनी स्टैमिना बढ़ानी होगी। तभी अचानक टीरिंग, हवा में एक नोटिफिकेशन आता है, नया यूजर मिला है, क्या आप डायमेंशनल ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं? एक्सेप्ट या रिजेक्ट? एरन झटके से उठ खड़ा होता है, वो व्हाट, ये क्या बकवास है? वो चिल्लाता है, हाफिल, क्या तुम्हें हवा में तैरती हुई ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही? कैप्टन हैरान होकर पूछते हैं, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आप खाली हवा में क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। एरन कहता है, क्या तुम सच में इसे नहीं देख सकते? कैप्टन सोचते हैं कि लगता है थकान की वजह से इन्हें मतिभ्रम हो रहा है। एरन को झटका लगता है, क्या क्या इसका मतलब ये है कि इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि ये किताब के बजाय हवा में क्यों तैर रहा है, लेकिन चलो, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। बटन दबाते ही तेज चमक हो। एरन कहता है, चूंकि आज का रूटीन पूरा हो गया है, मैं वापस जा रहा हूँ। कैप्टन झुककर कहते हैं, जी सर, आप आराम कीजिए। एरन रास्ते में सोचता है, कैप्टन मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये स्क्रीन मेरी आंखों के सामने इतनी साफ है कि ये कोई वहम नहीं हो सकता। तभी महल के हेड चैम्बरलेन मिलते हैं, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर, आप ट्रेनिंग से लौट आए? क्या मैं आपके लिए खाना लगवा दूं? एरुन थका हुआ चेहरा बनाकर कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, अभी खाना नहीं खाऊंगा। अचानक सिरप चौंक जाता है, ओ छोटे मालिक, लगता है आपकी आंखों से कोई अजीब सी नीली आग निकल रही है। एरुन अंदर से हिल जाता है, मेरी आंखों से नीली आग? क्या इसका मतलब यह है कि वो डायमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक सीधे मेरी आंखों के अंदर समा गई है? एरुन बात पलटते हुए कहता है, अरे ये सिर्फ माना है, कोई गंभीर बात नहीं है। तुम नाइट नहीं हो, इसलिए शायद तुम्हें समझ नहीं आया। सेवक कहता है, ओ मैं समझ गया सर। एरुन कहता है, हाँ तो मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। एरुन राहत की सांस लेता है, चलो अच्छा हुआ हेड चैम्बरलेन को असलियत पता नहीं चली। वैसे जब मेरा 17 साल पीछे आना मुमकिन है, तो आंखों में किताब समाना कौन सी बड़ी बात है। तभी फिर से आवाज़ आती है, बीप। स्क्रीन पर नया मैसेज आता है। स्क्रीन पर लिखा है, क्या आप इस जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? एक्सेप्ट करें। एरन देखता है, अरे इसमें डिनाई यानी मना करने का ऑप्शन ही नहीं है। और पिछले जन्म में मेरी आईडी USER014ETW थी, पर यहाँ कुछ और है। लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम चालू होता है, यूज़र आईडी USER000SSS, निकनेम एरुन, प्रजाति मानव, लोकेशन अर्थ नंबर 1342, ट्रेड रैंक लेवल 0, सोल स्टेटस सड़कों पर रहने वाला इंसान, बचे हुए सिक्के 10। एरुन चौंक जाता है, रुको एक सेकंड, मेरे पास 10 सिक्के कहाँ से आए? क्या पिछली ज़िंदगी के कॉइन्स ट्रांसफ़र हुए हैं? लेकिन पिछले जन्म में तो मेरा रैंक लेवल 2 था, यहाँ लेवल 0 है। ये सब गड़बड़ है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, चलो जो भी हो, शुरुआत करने के लिए ये वार्म अप काफ़ी है। कहानी सीधे एक हफ्ते आगे बढ़ती है। कैप्टन आंखें फाड़कर पूछते हैं, क्या आप किसी नाइट के साथ मुकाबला करना चाहते हैं? क्या आप सीरियस हैं? एरन चिल्लाता है, हाँ। कैप्टन अपने एक नाइट को बुलाते हैं, फ्राई, आओ और यंग मास्टर के साथ मुकाबला करो।
लेकिन याद रहे, सिर्फ बाएं हाथ का इस्तेमाल करना और अपनी माना यूज मत करना। फ्राई झुककर कहता है, जी कप्तान, बिल्कुल। कैप्टन मन में सोचते हैं, ये कुछ दिनों से मेहनत तो कर रहा है, पर एक असली नाइट से मुकाबला करने के लिए यह भी बहुत छोटा है। एरुन को गुस्सा आता है, ये एक मामूली 6 क्लास नाइट है और ये मुझे हैंडीकैप दे रहा है। ये तो मेरे आत्मसम्मान पर चोट है। वो फ्राई से कहता है, कैप्टन की बातों को छोड़ो, तुम अपनी पूरी ताकत से बात। जैसे ही तलवारें टकराती हैं, फ्राई के होश उड़ जाते हैं। वह वाट, ये क्या है? फ्राई कांपते हुए सोचता है, मैं तो इसके साथ नरमी बरतने वाला था, लेकिन इसकी तलवार की स्पीड, इसका वजन और इसकी तकनीक मेरी सोच से कहीं ऊपर है। क्या ये सच में वही कमजोर यंग मास्टर है जिसे मैं जानता था? नाइट फ्राई अपनी हार पर यकीन नहीं कर पाता और मन ही मन सोचता है, मैंने तो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल भी किया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आसपास खड़े बाकी नाइट्स भी आंखें फाड़ कर देखते हैं। अविश्वसनीय, यंग मास्टर एरोन एक मुकाबले में जीत गए। एरोन अपनी तलवार तानते हुए फ्राई से कहता है, बस अब अपनी हार स्वीकार कर लो। लेकिन आखिर एरोन अचानक इतना ताकतवर कैसे बना? कहानी सीधे एक हफ्ता पीछे फ्लैशबैक में जाती है। अपने कमरे में एरन राहत की सांस लेता है। चलो भगवान का शुक्र है, यह सिस्टम बिल्कुल पहले जैसा ही काम कर रहा है। वो स्क्रीन को देखते हुए सोचता है, इस बार मैं कोई पुसोवर यानी सीधा साधा शिकार नहीं बनूंगा। मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। इस वक्त मेरे बचने का इकलौता रास्ता सिर्फ यही डायमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक है। एरन कहता है, चलो देखते हैं। सबसे जरूरी काम है करेंसी एक्सचेंज करना। स्क्रीन पर लिखा आता है, अनुमानित सिक्के 30। एरन चौंक जाता है, 30 कॉइन्स? ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। मुझे लगा था कि केवल 25 कॉइन्स ही मिलेंगे। क्या इस वक्त मार्केट में सोने की कीमत ज्यादा चल रही है? एरुन को पिछली जिंदगी का नियम याद आता है कि अलग अलग दुनिया के हिसाब से चीजों की कीमत बदलती है। अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन एक्सचेंज सेंटर वाले भी टैक्स और पाबंदियां लगा देते हैं। वो सोचता है, ट्रेडिंग रेटिंग जितनी कम होगी, पाबंदियां उतनी ही ज़्यादा होंगी। रेटिंग बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग करनी होगी और ट्रेडिंग करने के लिए रेटिंग चाहिए। लेवल शून्य की यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। तभी एरुन की नज़र पड़ती है माना क्रिस्टल बेचने वाले एक ट्रेडर पर, जिसका नाम है हार्टस्टोन। एरुन कहता है, मुझे अपनी मान को बढ़ाने के लिए इसकी सख्त ज़रूरत है। एरुन चैट शुरू करता है, हेलो, क्या आप माना क्रिस्टल्स बेच रहे हैं? हार्टस्टोन जवाब देता है, हाँ, ये मेरी खुद की माइन के बेस्ट क्वालिटी क्रिस्टल्स हैं। अचानक एरन नोटिस करता है, अरे अरे, इस बंदे का निकनेम लाल रंग में क्यों चमक रहा है? क्या मुझे इस पर क्लिक करना चाहिए? वो हवा में उंगली से क्लिक करता है, क्लिक। सामने एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट खुल जाती है। एरोन हैरान रह जाता है, ये तो यूज़र स्टेटस इन्फॉर्मेशन है। पिछली जिंदगी में 3 साल तक सिस्टम यूज़ करने के बाद भी मैंने ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं देखी थी। हार्टस्टोन कीमत बताता है, लो ग्रेड क्रिस्टल 5 कॉइन्स का है और मीडियम ग्रेड 20 कॉइन्स का। स्टॉक कम है, जल्दी फैसला करो। एरुन सोचता है, क्या सच में इसकी यही कीमत है? तभी एरुन की आंखों के सामने सिस्टम का असली एवरेज प्राइस आ जाता है, जहां लो ग्रेड सिर्फ 3 कॉइन्स और मीडियम 12 कॉइन्स का था। एरुन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एरुन चिल्लाता है, तुमने कहा था कि यह सही कीमत है और तुमने सीधे दाम दोगुने कर दिए। तुम चोर, स्कैमर कहीं के। तुम 3 और 12 कॉइन्स की चीज इतने महंगे में बेच रहे हो? हार्टस्टोन घबराकर चैट में लिखता है, वॉट? तुम किस सबूत के बेस पर ऐसा कह रहे हो? मैं तो सस्ते में बेच रहा हूँ। एरोन टाइप करता है, सबूत? ये ट्रांजैक्शन बुक ही सबूत देगी। जैसे ही मैं तुम्हारी स्कैमर के तौर पर रिपोर्ट करूंगा, सब सामने आ जाएगा। हार्टस्टोन गुस्सा होकर अपनी औकात पर आता है, कर दो रिपोर्ट। कुछ नहीं होगा। तुम लोग सिस्टम वाले कंगाल लोग मेरे अलावा और कहाँ से क्रिस्टल लाओगे? एरन समझ जाता है कि वो डर चुका है। एरन कहता है, गलत कीमत पर सामान बेचना एक्सचेंज सेंटर के नियमों के खिलाफ है। क्या तुम एक इविल ट्रेडर के रूप में ब्लैकलिस्ट होना चाहते हो? अब चुप क्यों हो गए? अचानक हार्टस्टोन का टोन बदल जाता है, ओ मेरे प्यारे कस्टमर, आप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो गए। सच बताऊं तो मेरी माइन घाटे में चल रही थी और मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं धोखा नहीं देना चाहता था। एरन उसकी प्रोफाइल में छुपा हुआ बैलेंस देख लेता है, 9,800 कॉइन्स। एरन कहता है, मजदूर स्ट्राइक पर थे? तुम्हारे झूठ का कोई अंत नहीं है। भाड़ में जाओ, मैं ट्रेड नहीं कर रहा। हार्टस्टोन घबरा कर रोने लगता है, रुको रुको, हाफ प्राइस। मैं तुम्हें आधे दाम में दूंगा, प्लीज रिपोर्ट मत करना। एरन सोचता है, आधा दाम? क्या मुझे और दाम कम करवाना चाहिए? नहीं, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। एरन सौदा पक्का करता है, मुझे 2 मीडियम और एक लो ग्रेड क्रिस्टल दो, बशर्ते आगे भी इसी दाम पर दोगे। हार्टस्टोन मान जाता है। ट्रेड सफल होता है, लेकिन एरन देखता है कि उसके 25 कॉइन्स की जगह सिर्फ 22.5 कॉइन्स ही कटे। वो सोचता है, अरे ये पैसे कम क्यों कटे? तभी स्क्रीन पर लिख कर आता है, हेक्टिक एडजस्टमेंट, आपको 3 सिक्के कैशबैक मिले हैं। एरुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कैशबैक? ये तो वीआईपी पर्क है, क्या मैं सच में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्रिस्टल को अपने शरीर में सोखते हुए एरुन कहता है, चलो कम से कम क्रिस्टल तो असली हैं। और इस तरह अगले कुछ दिनों तक एरुन ने अपने दादाजी की सुधारी हुई विस्फोटक माना ब्रीदिंग मेथड, स्टील गार्ड की गुप्त तकनीक, ब्रीथ ऑफ स्टील को तराशने में दिन रात एक कर दिया। इसके लिए 2 शर्तें थीं, एक मजबूत शरीर और बहुत सारा माना।
पहले जन्म में एरन के पास ये दोनों नहीं थे, लेकिन इस बार मजबूत शरीर उसने अंकहीन ट्रेनिंग से पाया और माना की कमी को उसने डायमेंशनल बुक से खरीदे क्रिस्टल्स से पूरा कर लिया। तो इस तरह एरन ने नाइट फ्राई पर एक शानदार जीत दर्ज की थी। वो खुद से कहता है, वैसे क्या मैं काफ़ी कूल लग रहा था, लेकिन बाकी नाइट्स बड़बड़ाते हैं। यह तो बस मनोरंजन के लिए मैच था। फ्राई बहुत सीधा है, उसने जानबूझकर यंग मास्टर को जीतने दिया। एरन समझ जाता है कि ये सुधरने वाले नहीं है। वो सोचता है, लगता है मैंने इन कमबख्तों को बहुत ढील दे रखी है, इन्हें अपने आत्मसम्मान की कोई परवाह नहीं है। एरन आगे बढ़ता है और एक तगड़े नाइट की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाता है, मिहाइल आगे आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। मिहाइल चौंक कर अपने ऊपर उंगली रखता है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? एरन मन में सोचता है कि अपनी असली ताकत दिखाने के लिए यह बंदा परफेक्ट है। तभी पीछे से एक खूबसूरत आवाज आती है, ये तो काफी मजेदार लग रहा है। ये एरन की बड़ी बहन कावेन स्टीलगार्ड है। कैप्टन घबरा कर कहते हैं, माय लेडी, लेकिन यंग मास्टर अभी बहुत छोटे हैं। कावेन मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ कैप्टन, अगर मानव वाला मुकाबला खतरनाक है तो एक बाक टू मैच तो ठीक रहेगा ना? कैप्टन मान जाते हैं। कैप्टन सोचते हैं कि मिहाइल एक 6th क्लास नाइट है, लेकिन बिना मैजिक की स्ट्रीट फाइट में वो अपनी लंबी हाइट और लंबे हाथों की वजह से आराम से जीत जाएगा। यंग मास्टर के जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू होती है, सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कैप्टन चिल्लाते हैं, अरे देखो तो सही, मिहाइल को पीछे धकेला जा रहा है। एरन हवा में उछलकर चीखता है, हिया, और एक जोरदार मुक्का मिहाइल के मुंह पर जड़ देता है। मिहाइल दर्द से चिल्लाता है, उफ, धाड़। मिहाइल पूरी तरह से हारकर जमीन पर ढेर हो जाता है। नाइट्स चीखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सच में वही कमजोर यंग मास्टर है जिसे कुछ दिनों पहले सब कमजोर कहते थे? पूरा ग्राउंड गूंज उठता है, वाह कमाल कर दिया, यंग मास्टर एरन स्टीलगार्ड की जय हो। कावेन आगे बढ़ती है और गर्व से कहती है, एरन, मुझे तुम पर गर्व है मेरे छोटे भाई, मैं आज तक तुम्हें बहुत कमजोर समझती रही थी। एरन मुस्कुराकर कहता है, दीदी। काविन मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रही है और उसके चेहरे पर एक गहरा पछतावा है। दरअसल उनके पिता लेवादान हमेशा इस बात से निराश रहते थे कि उनकी पहली संतान एक बेटी है, क्योंकि स्टील गार्ड परिवार का नियम है कि खानदान की गुप्त तकनीक ब्रीथ ऑफ स्टील सिर्फ पुरुषों को ही सिखाई जा सकती है, और काविन को वो मौका कभी नहीं मिला, भले ही उसमें कमाल का पोटेंशियल था। काविन मन ही मन सोचती है कि एक लड़की होने के कारण उसे कभी निष्पक्ष मौका नहीं मिला, और इसी वजह से वो समझती है कि दुनिया की आलोचनाएं सहते हुए चुपचाप खून पसीना बहाना कितना दर्दनाक होता है। वो एरन की मेहनत को याद करके भावुक हो जाती है और सोचती है, तुमने यहां तक पहुंचने के लिए चुपके से बिना किसी को दिखाए अपना खून, पसीना और आंसू बहाया होगा। काविन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है एरन, मैं तुम्हारी बड्डी बहन हूं, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारी ताकत बनने के बजाय तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आई एम सॉरी। तभी सीन शिफ्ट होता है एरन पर, जो अपनी बहन को रोता हुआ देख रहा है। एरन सोचता है, मेरी बहन हमारे भाई बहनों में सबसे निष्पक्ष हैं, जो हालात को वैसी ही देखती है जैसी वो हैं। वो पहली इंसान है जिन्होंने मेरे इस नए रूप को स्वीकार किया है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। एरन के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है और वो मन में कहता है, सच तो यह है कि शुरुआत से ही यह मुकाबला केवल एक ढोंग था, एक चाल, ताकि मैं अपनी बहन का भरोसा और उसकी सहानुभूति जीत सकूं। एरन सोचता है, भले ही मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, लेकिन बहन की इन साफ और मासूम आंखों को देखकर अब मेरा जमीर थोड़ा कांप रहा है। सॉरी सिस्टर काविन। फिर एरन का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वो सोचता है, मैंने अब तक जो कुछ भी किया वो सब जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत किया था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। असली चुनौती तो अब इसके बाद शुरू होगी। रात का समय होता है और पूरा स्टील गार्ड महल रोशनी से जगमगा रहा होता है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार डिनर के लिए इकट्ठा हुआ है। फैमिली हेड लेवादान स्टील गार्ड खाना खाते हुए कहते हैं, मुझे आज का ये स्पेशल मेनू काफी पसंद आया। काविन मुस्कुराकर कहती है, पिताजी, मैंने खास तौर पर किचन से कहकर इसे आपके लिए बनवाया है। वैसे भी एरन जल्द ही एकेडमी के लिए रवाना होने वाला है ना? लेवादान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अब वही समय आ गया है। एरन मन ही मन खुश होता है। जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने दीदी के सामने थोड़ा सा क्या परफॉर्म किया, वो यहां डिनर टेबल पर मेरा कितना ख्याल रख रही है। तभी लेवादान एरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, एरन, मैंने काविन से सुना कि तुमने ट्रेनिंग के दौरान एक नाइट को हरा दिया। एरन का दिल बगीचा बगीचा हो जाता है। वो सोचता है, काम बन गया, आखिरकार
मैंने पिताजी का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। एरुण बहुत ही विनम्र बनकर नाटक करता है और कहता है, पिताजी, एक असली नाइट को हराने के लिए मुझ में अभी भी बहुत कमियां हैं। वो तो बस लकड़ी की तलवारों का एक हल्का सा मुकाबला था। तभी वहां एरुण का बड्ढा भाई और लेवादान का बड्ढा बेटा किरण स्टीलगार्ड तंज कसते हुए बीच में बोल पट डसता है। और वैसे भी वो मुकाबला कोई असली तलवारबाजी का नहीं था। किरण गुस्से से एरुण को घूरता है और कहता है, हाँ, मैंने सुना है कि वो सिर्फ एक 6th क्लास का अप्रेंटिस था। क्यों कावेन, मैं सही कह रहा हूं ना? एरुण मन ही मन चिढ़ जाता है, यह साला छोटा नीच। लेकिन कावेन तुरंत अपने बड़े भाई किरण का मुंह बंद कराते हुए कहती है, भाई, जब आप 18 साल के थे तब जाकर आप 5th क्लास नाइट बने थे, जबकि एरुण अब भी सिर्फ 16 साल का है। किरण चिढ़कर कहता है, 17 साल की उम्र में मुझे वो क्लास ऑफिशियली 17 में मिली थी। लेवादान एरुण की तरफ गर्व से देखते हैं और कहते हैं, यह वाकई प्रभावशाली है एरुण। तुम्हारे दादाजी जब पहली बार युद्ध के मैदान में गए थे तब उनकी उम्र भी लगभग तुम्हारे जितनी ही थी। एरुण कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अभी 16 का हूं। अचानक लेवादान का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो एरुण का हाथ पकड़ डीडीएच लेते हैं। एरुण, क्या कोई खास वजह है कि तुम अचानक इतने दृढ़निश्चयी और गंभीर हो गए? लेवादान एरुण का हाथ कसकर दबाते हैं। एरुण चौंक जाता है। यह अचानक बिना कुछ कहे हैंडशेक। वो समझ जाता है कि यह एक बैटल हैंडशेक है, जहां दोनों एक दूसरे के हाथ में अपनी माना डालकर ताकत का मुकाबला करते हैं। एरुण सोचता है, क्या यह मेरा टेस्ट ले रहे हैं? पिताजी को संतुष्ट करना जरूरी है, लेकिन उन पर कोई शक न हो, इसीलिए मुझे अपना असली एक्सपीरियंस छुपाना होगा। एरुण अपनी ताकत को कंट्रोल करता है। लेवादान एरुण का हाथ छोड़ाते हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। वो कहते हैं, तुमने सच में बहुत सुधार किया है। लेवादान सोचते हैं, मेरा दिल हमेशा भारी रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा सबसे छोटा बेटा बाकी भाई बहनों से अलग और कमजोर है। लेकिन अब मुझे थोड़ी राहत मिली है। वो एरुण से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम स्टीलगार्ड छौड़ाकर अकेले भी जाओगे, तब भी अच्छा करोगे। लेवादान खुद से कहते हैं, यह सच है। अगर सोचूं तो मैंने आज तक अपने सबसे छोटे बेटे पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। फिर वो मुस्कुराकर एरुण से कहते हैं, खैर, अब जब तुम एकेडमी में एंट्री ले रहे हो तो उस खुशी में क्या तुम मुझसे कोई तोहफा या कोई इच्छा मांगना चाहते हो? एरुण का मास्टर स्ट्रोक काम कर जाता है। वो मन ही मन चिल्लाता है, यही तो वो मौका है। लेकिन वो बाहर से दुखी चेहरा बनाकर नाटक करता है। पिताजी, वैसे तो मेरे मन में एक बात है, पर नहीं, रहने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हूं। लेवादान को तरस आ जाता है और वो कहते हैं, फिक्र मत करो, जो भी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। एरुण फिर से हिचकिचाता है, मैं कोई ऐसी चीज नहीं मांगना चाहता जो बहुत ज्यादा हो। मुझे यकीन है कि आप मना कर देंगे। लेवादान जोर से हंस पड़ते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि हमारे सबसे छोटे बेटे के पास लोगों को बुरा महसूस कराने का ऐसा अनोखा टैलेंट भी है। चलो ठीक है, मैं अपनी माना की कसम खाता हूं। लेवादान अपनी पूरी ताकत और ऑरा को रिलीज करते हैं और कसम खाते हैं, मैं स्टीलगार्ड परिवार का हेड लेवादान स्टीलगार्ड अपनी माना की कसम खाता हूं। मेरी शक्तियों के दायरे में बिना किसी भेदभाव के मैं अपने बेटे एरुण की उस मांग को जरूर पूरा करूंगा। अब बताओ, क्या चाहिए? एरुण की आंखों में एक शैतानी चमक आती है और वो सोचता है, यही सही समय है। वो कहता है, पिताजी, मेरी मांग है। कट टू नेक्स्ट सीन। लेवादान और एरुण महल की गहराइयों में बने सीक्रेट स्टोरेज वॉल्ट की तरफ बरच रहे होते हैं, लेकिन तभी बड्ढा भाई किरण भागते हुए आता है और चिल्लाता है, पिताजी, यह बिल्कुल बकवास है। एरुण, क्या तुम पागल हो गए हो? किरण रास्ते में खड़गड़ा हो जाता है और कहता है, इस सीक्रेट स्टोरेज में परिवार के मुखिया के अलावा कोई और कदम नहीं रख सकता। आप खानदान की परंपरा को इस तरह नहीं तोड़ डाच सकते। एरुण में ऐसा क्या खास है? किरण गुस्से में हांफते हुए कहता है, साफ शब्दों में कहें तो इस गुप्त तहखाने का कंट्रोल सिर्फ हमारे मुख्य परिवार के पास है। जब मैं छोटा था तब मैं भी आपके साथ सिर्फ इसके प्रवेश द्वार तक ही आ पाया था। लेवादान का ऑरा एकदम खतरनाक हो जाता है और वो किरण को घूरते हुए कहते हैं, वो बात अलग थी किरण। क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे वो कसम तोड़ डच देनी चाहिए
जो मैंने अपनी माना पर खाई है। किरण डर से कांप जाता है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेवादान ठंडे लहजे में कहते हैं। तुम्हें अब वापस लौट जाना चाहिए। यहां से आगे मैं सिर्फ अपने सबसे छोटे बेटे के साथ जाऊंगा। एरुण पास से गुजरते हुए किरण को देखकर एक कटु मुस्कान देता है। एरुण मन ही मन किरण को चिढ़ाते हुए कहता है, देखा भाई, इसे कहते हैं असली खेल। एरुण, जिसे तुम कचरा समझते थे, आज उस जगह जा रहा है जहां तुम इस घर के बड्ढे बेटे होने के बावजूद कभी पैर तक नहीं रख सके। किरण गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। तहखाने का भारी दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुलता है। चर्रर, लेवादान कहते हैं। यहां के नियम बिल्कुल सिंपल हैं एरुण। अंदरूनी सीक्रेट स्टोरेज को कभी हाथ मत लगाना, तुम सिर्फ बाहरी हिस्से से ही सामान चुन सकते हो, वो आगे कहते हैं। और हां, तुम चाहे जो भी सामान चुनो, तुम यहां से अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बाहर ले जा सकते हो। तुम्हारे पास पूरा समय है, आराम से चुनो, एरुण अदब से कहता है। जी पिताजी। जैसे ही लेवादान पीछे हटते हैं, एरुण की आंखें चमक उठती हैं। आखिरकार वो पल आ ही गया जब वो चीज मेरे हाथों में होगी। डायमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक, डायमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक। एरुण गहरी सोच में डूब जाता है। यह बुक इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत हथियार है। अपनी नई जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए मुझे यह पक्का करना होगा कि मेरे मरने से पहले इस बुक का इकलौता मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूं। एरुण को याद आता है कि पिछले 100 सालों में पूरी अर्थ नंबर 1342 पर सिर्फ 2 ही डायमेंशनल ट्रेडर हुए थे। पहले उसके दादाजी लाजेकान और दूसरा वो खुद। वो सोचता है, अपनी पिछली जिंदगी के उलट, जहां मैंने इस किताब को अचानक खोजा था, इस बार मैं इसे अपनी आंखों के सिस्टम से देख पा रहा हूं। इसका मतलब साफ है कि यह बुक असल में इस सीक्रेट स्टोरेज में फिजिकली मौजूद ही नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य रूप में छिपी है। दीदी के सामने खुद को मजबूत दिखाना और पिताजी के सामने नाटक करके उनकी इच्छा पूरी करने का ढोंग रचना, इस सब के पीछे मेरा असली और इकलौता मकसद था इस डायमेंशनल ट्रांजैक्शन बुक पर अपना पूरा कब्जा जमाना, ताकि मेरे अलावा कोई दूसरा इसे कभी ढूंढ न सके। एरुण तहखाने की अलमारियों को खंगालने लगता है। यह पक्का यहीं कहीं आस-पास ही होनी चाहिए। मुझे इस डायमेंशनल बुक को यहां से हमेशा के लिए गायब करना होगा। तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमकती हुई चीज पर पड़ी रहती है। हैं? यह क्या है? एक हीरो रिवॉर्ड? तभी पीछे से लेवादान की आवाज गूंजती है। क्या तुमने अपनी चीज चुन ली एरुण? एरुण मुद्दता है और कहता है, जी हां पिताजी,